हम्म। तो कल अपन ने कॉकरोच का नर्वस सिस्टम शुरू किया था ना। तो अब अगर तुम लोग की बातें बातें हो गई हो तो पढ़ना शुरू करें। चलिए जरा ध्यान देंगे। अपन ने कहा कि नॉर्मली अगर कॉकरोच का कलर देखें तो कैसा है, ब्लैकिश ब्राउन कलर है। फिर हमने कहा ट्रॉपिकल एरिया में ब्राइट येलो रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच मिलते हैं। कॉकरोच की लंबाई 1/4 इंच से 3 इंच सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होती है। लंबाई के बाद फिर अपन ने कहा कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना सबसे कॉमन स्पीसीज है। इसकी लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर होती है। फिर अगला अपन ने कहा कि कॉकरोच के अंदर फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल कंसील किसे करेगा, हेड को। काइटिनस एक्सोस्केलेटन हार्ड प्लेट के फॉर्म में है जिनको कहते हैं, डॉर्सल का नाम टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम, लेटरल प्लूरा। फिर हमने स्क्लेराइड्स के बाद अगली बात करी कि कॉकरोच के अंदर बॉडी डिवाइडेड कितने पार्ट में, 3, हेड थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड में अपन ने कहा कि शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से राइट एंगल पे है। फिर हमने कहा कि हेड पर पाए जाते हैं एंटीना। एंटीना अराइज कहां से होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट या एंटीनल सॉकेट जो है कंपाउंड आई के आगे। फिर पाई जाती है कंपाउंड आई। उसके बाद कहा माउथ पार्ट। माउथ पार्ट किस टाइप के हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। माउथ पार्ट्स में फिर हमने अगली बात कही कि अपर लिप मतलब लेब्रम, अपर जॉ मैंडिबल, लोअर जॉ मैक्सिला, टंग हाइपोफेरिंक्स और लोअर लिप लेबियम होता है। फिर अगला अपन ने कहा कि यहाँ पे थोरेक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड, 3 है, प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोनोटम क्या है, टर्गम ऑफ प्रोथोरेक्स। लेग्स कितने पेयर, हर एक लेग में कितने सेगमेंट, विंग्स कितने पेयर, 4 विंग का दूसरा नाम टैगमिना, क्या बोलते हैं, टैगमिना या इलाइट्रा। विंग कवर कौन, टैगमिना यानी कि 4 विंग। और फ्लाइट में कौन काम आता है, हाइंड विंग। एब्डोमेन में सेगमेंट कितने, 10। फिर हमने कहा फीमेल में कौन सा स्टर्नम बोट शेप किसके साथ मिलेगा, 8 और 9। क्या बनेगा यहाँ, जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच जो बना, इसके एंटीरियर साइड पर फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटेरियल ग्लैंड पाई जाती है। फिर अगला हमने कहा कि यहाँ पे अगला जो है, हाँ, अपन ने बात करी कि मेल के अंदर ये जेनाइटल पाउच या चैम्बर ये बनता है आपका जो है नीचे की तरफ 9th स्टर्नम और ऊपर की तरफ 9th और 10th टर्गा। फिर हमने कहा इसमें पोस्टीरियर साइड पे डॉर्सल एनस और वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है। फिर आगे हमने कहा कॉकरोच में कि अगला अपन ने कहा कि 2 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एनल स्टाइल और एनल सरसाई। मेल फीमेल दोनों में कौन, जबकि स्टाइल केवल किसमें, मेल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट, 3, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। हिपैटिक सीका किसके जंक्शन पे, फोरगट और मिडगट। जबकि मेलपिगियन टिब्यूल, फोरगट में सबसे पहले क्या था, ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड। स्टोरेज ऑफ फूड किसका काम, और ग्राइंडिंग, गिजर्ड में काइटिनस टीथ का नंबर 6, हिपैटिक सीका का नंबर 6 से 8। क्या ब्लाइंड ट्यूब्यूल है। फिर मिडगट के बाद अगला पार्ट आया हाइंडगट। तो ज्यादा ब्रॉड कौन, मिडगट की हाइंडगट, हाइंडगट। 3 पार्ट, इलियम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम ओपन होता है एनस के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम में कहा कि ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कलर्ड है, कलरलेस। और सेल का नाम हीमोसाइट। कौन सी सेल है, हीमोसाइट सेल पाई जाती है। फिर हमने कहा कि हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर 13।
हार्ट डोर्सल है कि वेंट्रल, और मिड लाइन पे है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज्ड, ओपन है। बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, हीमोसील। ये डिवाइडेड किस में है, साइनसेस में है। साइनसेस से ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट में ब्लड एंटीरियरली पंप होगा और वहां से लौट के वापस से आ जाएगा साइनसेस में। क्या ब्लड का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेशन होता है ट्रेकिया के थ्रू। ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम स्पाइरिकल, संख्या 10 पेयर। थोरेक्स में कितने, 2 पेयर, और एब्डोमेन के अंदर 8 पेयर होते हैं। फिर हमने कहा कि जो स्पाइरिकल है, क्या इसकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, कौन करेगा, स्फिंक्टर। यहां पर गैसियस एक्सचेंज कहां होगा, ट्रैक्यूल पर, और मैकेनिज्म क्या होगी, सिंपल डिफ्यूजन। फिर हमने यहाँ पे आगे बात करी कि इसके अंदर अगर देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो मेन ऑर्गन कौन है, मेल्पिगियन टिब्यूल। इसकी सेल्स के बारे में दो बातें कही, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। क्या मेल्पिगियन टिब्यूल यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करता है, नहीं। क्या एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम यूरेट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट। कन्वर्ट किस में करेगा, यूरिक एसिड में। फिर ये यूरिक एसिड कहां पहुंच जाएगा, रेक्टम में। फिर हमने कहा और स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं फैट बॉडीज हैं, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड। कौन सी स्ट्रक्चर केवल मेल के अंदर है, यूरिकोस ग्लैंड। अब अपन बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि कनेक्टिव किसे कहते हैं। हमने बात कर ली थी कि गैंग्लिया क्या होता है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में समझना था, तो हमने यहां पे कुछ ऐसे बात की थी कि ये हो गया हमारे कॉकरोच का हेड। हेड के बाद अगला पार्ट कौन सा हुआ, थोरेक्स, और थोरेक्स के बाद फिर ये क्या हो गया, एब्डोमेन। तो ये है एब्डोमेन। अब बताओ थोरेक्स के अंदर सेगमेंट कितने हैं, 3 ना, यानी कि प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं, 10। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। तो देखो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, ये है T3, ये A1, ठीक। फिर हमने कहा कि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी, तो एलिमेंट्री कैनाल मान लो यहां से ऐसे करके रन कर रहे हैं, और ये जाकर के ओपन किसके फॉर्म में हो जाएगी, एनएस। तो अब अपन ने यहां बात करना शुरू करी थी, जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले वन पेयर ऑफ गैंग्लिया कहां होगा, ईसोफेगस के ऊपर। तो ईसोफेगस के ऊपर जो गैंग्लिया था, इस गैंग्लिया को क्या नाम दिया था, और इसका एक नाम और भी था, क्या बोलते हैं इसे, ब्रेन। तो कॉकरोच का ब्रेन इसी को कहा जाता है। तो यह है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, और इसी सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया को हम कॉकरोच का क्या बोलते हैं, ब्रेन। यहां से जाने वाली नर्व किसे सप्लाई करती है, तो अपन ने कहा यहां से सप्लाई जाती है एंटीना और कंपाउंड आई को। तो ये नर्व सप्लाई गई एंटीना और कंपाउंड आई के पास। अब ऐसे ही सुप्राइसोफेजियल के बाद फिर आता है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, जो कहां पर मौजूद थे, नीचे की तरफ। तो ये हो गए आपके सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। अब ये जो सुप्रा और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया थे,
ये आपस में किससे जुड़े थे? कनेक्टिव के थ्रू। किससे जुड़े? कनेक्टिव के थ्रू। और जो कनेक्टिव थे वो लेटरल साइड पे थे ना, तो इसको हमने क्या कहा था? लेटरल कनेक्टिव। ये तीनों चीजें मिल करके यहां पर एक रिंग बना देती हैं, और इस रिंग को हम नाम देते हैं नर्व रिंग। क्या कहा जाता है? नर्व रिंग कहा जाता है। अब ये जो सब इसोफेजियल गैंग्लिया है, इस सब इसोफेजियल गैंग्लिया से देखो, एक नर्व इससे निकली, ध्यान देना, एक नर्व इधर वाले गैंग्लिया से निकली, जो जाएगी सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट तक। कहां तक लेकर के जाना है? सेवेंथ तक। दूसरी नर्व इससे निकली, तो ये भी कहां तक गई? सेवेंथ तक। तो कितनी नर्व निकली? दो। ये जो नर्व है, इसको मैं क्या कहूंगा यहां पे? तो मैं इसे नाम दे दूंगा कि ये क्या है? आपका जो है नर्व कॉर्ड है। तो ये इसकी हो गई नर्व कॉर्ड। अब जो नर्व कॉर्ड है, सिंगल है कि डबल? डॉर्सल या वेंट्रल? और हमारी केस में यानी कि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होती है हॉलो, जबकि यहाँ के जबकि यहाँ कैसी रहेगी? सॉलिड। तो कॉर्डेट के केस में कैसी होती है नर्व कॉर्ड? हॉलो है। जबकि यहाँ कैसी है? सॉलिड। तो नर्व कॉर्ड के कितने कैरेक्टर? तीन। पहला है डबल, दूसरा वेंट्रल, और तीसरा सॉलिड। अब ये जो नर्व कॉर्ड है, इस पे पाए जाते हैं टोटल मिला के गैंग्लिया 9। कितने गैंग्लिया हैं? 9। देखो, पहला होगा T1 में, दूसरा है T2 में, तीसरा है T3 में। तो थोरेक्स में गैंग्लिया का नंबर कितना? 3। अब एब्डोमेन में देखिए, एब्डोमेन में A1 में है, 2, 3 में है, 4 में है, 5 में है, और फिर होता है 7 में। कहां रहेगा? 7 में। यानी कि सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर यहां गैंग्लिया नहीं होता। तो अब जरा देखो, ये जो गैंग्लिया है, अब इनके बारे में अपने को देखना है। सबसे पहले गैंग्लिया का नंबर कितना? 9। 9 में से थोरेक्स में कितने? 3। और एब्डोमेन में कितने? क्या गैंग्लिया पेयर में है या सिंगल है? क्या है? सिंगल। पहले होते पेयर में ही है, पर बाद में फ्यूज होकर के हम एक ही काउंट करते हैं। अब क्या हमने गैंग्लिया को सेगमेंट के हिसाब से बनाया? सेगमेंट के हिसाब से बनाया ना, कि इस सेगमेंट में इतना इतना रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो गैंग्लिया हैं, ये सेगमेंटली अरेंज्ड हैं? गैंग्लिया कैसे हैं बेटा? सेगमेंटली अरेंज्ड है। यानी कि सेगमेंट के हिसाब से अरेंज्ड गैंग्लिया यहां पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि हेड वाले पार्ट में नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसीलिए अगर कॉकरोच के हेड को रिमूव कर भी दिया जाए, तो भी कॉकरोच कितने दिन जिंदा रहेगा? 7 दिन तक कॉकरोच जिंदा रहता है। तो नर्वस सिस्टम में बस इतनी बातें अभी आपको याद कर लेनी है। तो फटाफट इसको लिखेंगे, फिर बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन, और फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ये तीनों को मिला के, ये तीनों जो होते हैं ना, इनको मिला के बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग। ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया है, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया है, और जो लेटरल कनेक्टिव है, तीनों को मिला करके अपन बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग। तीनों मिला के रिंग बनी ना। हाँ, तो सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव करके आप बोल सकते हैं इसे।
आगे बढ़ें। ब्रेन से जो नर्व निकलेगी, तो एंटेना और कंपाउंड आई सेंसरी ऑर्गन है ना, तो उनको आपको नर्वस सिस्टम से जोड़ना है। तो वो नर्वस सिस्टम से जोड़ती है एंटेना और कंपाउंड आई को। लिख गया? अब ध्यान दें। ब्रेन से जो नर्व निकलेगी, तो एंटेना और कंपाउंड आई सेंसरी ऑर्गन है ना, तो उनको आपको नर्वस सिस्टम से जोड़ना है। तो वो नर्वस सिस्टम से जोड़ती है एंटेना और कंपाउंड आई को। लिख गया? अब ध्यान दें। देखो, नर्वस सिस्टम के बाद अब बात करते हैं कॉकरोच में सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले, क्या आपको लेबियल पैल्प याद आते हैं? हमने बात की थी ना। तो ये जो लेबियल पैल्प है, ये सेंसरी ऑर्गन है। माउथ पार्ट में ही मैक्सिलरी पैल्प मौजूद थे। तो जो मैक्सिलरी पैल्प है, वो भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। क्या आपको एनल सरसाई याद आता है? एनल सरसाई के बारे में अपन ने कहा था ना, साउंड रिसेप्टर है। तो ये फूड को टेस्ट करेंगे, तो फूड के टेस्ट के बारे में बताना इनका काम। एनल सरसाई हमने कहा कि ये क्या होता है? साउंड रिसेप्टर है। तो साउंड रिसेप्टर है मतलब कि ये क्या करेगा? साउंड के बारे में बताएगा। फिर आप देखिए, आपने पढ़ा था हेड में एंटीना। एंटीना का नंबर कितना था? 1 पेयर। और हमने कहा था कि एंटीना का काम है कि ये मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट को। तो इसका काम क्या है? ये मॉनिटर करेगा एनवायरनमेंट को। अब बोलो, कौन सी सेंसरी स्ट्रक्चर बची? कंपाउंड आई। तो पांचवी स्ट्रक्चर आपके पास हो जाती है यहां कंपाउंड आई। तो कितने सेंसरी ऑर्गन हो गए? 5। अब कंपाउंड आई के बारे में देखते हैं। कंपाउंड आई में हमने कहा था कि इनमें से नंबर कितना है इसका? 1 पेयर। फिर हमने कहा था इनमें से हर एक में क्या हुआ? हाँ, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई। तो हर एक में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। कितने ओमेटिडिया हैं? 2000। शेप कैसा है? हेक्सागोनल है। तो अपन ने कहा हर एक के अंदर हेक्सागोनल ओमेटिडिया कितने हैं? 2000। तो हमने कहा था ना कि जो इमेज है वो पूरी बनेगी कि पीसेस में बनेगी? ये जो फ्लोर में टाइल अपन यूज करते हैं ना, इसको हम मोज़ेक फ्लोर बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मोज़ेक फ्लोर। मोज़ेक वर्ड का मतलब होता है कि जब अगर ये पूरा फ्लोर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बना हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? मोज़ेक। यहां जो इमेज बन रही है, वो इमेज भी तो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बनेगी। क्योंकि इमेज छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में बनती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन। क्या कहा जाएगा ऐसे विजन को? मोज़ेक विजन अपन कहेंगे। तो ये विजन जो कहा जाता है मोज़ेक विजन। अब ये जो मोज़ेक विजन है, इसके बारे में ध्यान रखें। कॉकरोच कब एक्टिव है? दिन में या रात में? क्या कहेंगे? रात में है ना। रात में लाइट ज्यादा है कि कम? तो मतलब इसकी आई में जो सेंसिटिविटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम?
समझो, अगर कम लाइट में भी काम करना है तो आई को ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, पर जो इमेज है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बनेगी। क्लियर नहीं बनेगी, इसका मतलब है कि यहां पर रेजोल्यूशन ज्यादा रहेगा कि कम? रेजोल्यूशन क्या होगा? कम। तो अपन ने कहा कि ये जो विजन है, इसके केस में सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा। तो अपन ने कहा कि यहां सेंसिटिविटी होती है ज्यादा, जबकि इसका रेजोल्यूशन होता है कम। रेजोल्यूशन मतलब है कि कोई भी इमेज आपको कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। और ये है कब? तो अपन ने कहा कि रात के टाइम है ये विजन। तो क्योंकि ये रात के टाइम है, तो क्या मैं इसे नॉकटर्नल विजन भी कह सकता हूं? तो क्या कहा जा सकता है इसे? नॉकटर्नल विजन करके भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा ऐसे विजन को अपन क्या बोल देंगे? नॉकटर्नल विजन कहा जाएगा। अब इसके बाद एक बार नर्वस सिस्टम वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो। पढ़ा? अब जरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक बार एनसीईआरटी का फोटो जरा देखते जाना ध्यान से। क्या आपको टेस्टिस दिख रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, दिखाई दिए? संख्या कितनी है? 3 से 4 कहां दिख रहे हैं तुम्हें? 1 पेयर है ना? कितने नंबर? 1 पेयर। फिर अपन ने कहा कि टेस्टिस से निकलते हुए आपको क्या दिखाई दे रहा है? वास्ट डिफरेंस। नंबर कितना है? 1 पेयर। अब वास्ट डिफरेंस नीचे जाके घूमी। अब जरा एनसीईआरटी की लेबलिंग में अगर आप देखें तो सेमाइनल वेसाइकिल ढूंढो जरा। ये सेमाइनल वेसाइकिल वाली जो लेबलिंग है, क्या ये लेबलिंग वही है जो कि स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल वाली लेबलिंग है? सेम स्ट्रक्चर को लेबल किया है ना, जिसको लॉन्ग ट्यूब्यूल कहा गया है, लगभग वैसी ही स्ट्रक्चर को या उसी जगह को लेबल क्या किया है? सेमाइनल वेसाइकिल। पर अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखें, आपको एक इजैकुलेटरी डक्ट दिख रही होगी बाहर निकलते हुए। इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग ही कही जाती है मेल गोनोपोर। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर। यही आप देखें तो जो अभी अपन देख रहे थे लॉन्ग ट्यूब्यूल, उसके ऊपर की तरफ आपको फैलिक ग्लैंड दिख रही होगी। फैलिक ग्लैंड वाली सीध में ही अगर आप नीचे आ जाएं
तो आपको इजैकुलेटरी डक्ट के बगल में एक डक्ट जैसी दिख रही है, ये डक्ट है फेलिक ग्लैंड की। किसकी डक्ट है? फेलिक ग्लैंड की डक्ट है, जो आपको दिख रहा है ना कि बाहर की तरफ ओपन हो रही है। अब गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर में आप देखें तो क्या आपको लेफ्ट, राइट और वेंट्रल फेलोमियर दिख रहे हैं? देखें, अब इसमें से अगर आप देखो तो लेफ्ट फेलोमियर में दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई हैं, एक का नाम है टिटिलेटर और दूसरे का नाम है स्यूडोपेनिस। दिखा, टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस। अब ये तो अपन ने यहां पर बात करी किसके बारे में, ये हो गया मेल के बारे में। अब आते हैं फीमेल में। देखिए, दो ओवरीज दिखाई दे रही हैं। ओवरीज का साइज लगभग देखने में समझ में आ रहा है कि टेस्टिस से ज्यादा बड़ा है ना। दोनों ओवरी के बीच बीच में लाइनें खींची गई हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो पतली ट्यूब्यूल के अंदर डिवाइडेड होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ओवेरियोल। ये ओवरी से एक एक डक्ट बाहर निकल रही है, जिसका नाम क्या है? ओविडक्ट। क्या ये डक्ट आगे चल के कंबाइन कर रही है? जब ये कंबाइन कर रही है तो अब आप देखें क्या बनता है? कॉमन ओविडक्ट, इसी को बोलते हैं वेजाइना। और ये आगे जाकर के आपको दिख रहा है कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रही है। क्या यहां पर जेनाइटल चैम्बर और जेनाइटल पाउच एक ही बात है कि अलग अलग चीजें हैं? डायग्राम देखना ध्यान से, अलग अलग है ना। क्या जेनाइटल पाउच जेनाइटल चैम्बर का हिस्सा है? उल्टा है, जेनाइटल चैम्बर इज अ पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच। जेनाइटल चैम्बर किसका हिस्सा है? जेनाइटल पाउच का हिस्सा है। फिर हमने कहा कि जेनाइटल चैम्बर के नीचे की तरफ आपको वेस्टिब्यूलम वाला पार्ट दिख रहा है। अब फिर आ जाते हैं जहां आपको कॉमन ओविडक्ट दिखाई दी, वहीं पर आप देखें आपको स्पर्मेथिका दिख रही है। ये जो स्पर्मेथिका है, इसमें अब आप देखो, जब आप कॉकरोच को देखते हो तो जो हिस्सा आपको लेफ्ट में दिखाई देता है वो लेफ्ट में है, और जो आपको राइट में दिखाई दे वो राइट में है। क्या आपको दिख रहा है कि स्पर्मेथिका में दो पार्ट हैं? एक पार्ट किधर की तरफ है? लेफ्ट, और एक सीधे की तरफ है। इनमें से ज्यादा डेवलप्ड कौन? सीधा वाला पार्ट ज्यादा डेवलप्ड है ना। ऐसे ही आपको यहां कोलिटेरियल ग्लैंड दिख रही हैं, लेफ्ट और राइट दो। ये दोनों कोलिटेरियल ग्लैंड में से अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट वाली ज्यादा डेवलप्ड है, लेफ्ट वाली डेवलप्ड है ज्यादा, जबकि राइट वाली डेवलप्ड है कंपैरेटिवली कम। हालांकि दोनों से अलग अलग सेक्रीशंस आते हैं, पर वो सारी कहानी में हम पढ़ेंगे नहीं। तो अभी अपन ने देखा कि हमें डायग्राम क्या क्या बातें दिखाता है। अब इसी में अगर आप फीमेल में देखें तो आपको इसी में जो है जेनाइटल चैम्बर के अंदर ही हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। इनको हम बोलते हैं गोनेपोफाइसिस। क्या कहा जाता है? गोनेपोफाइसिस। और अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो कॉकरोच कैसा एनिमल है? डायोशियस है। कैसा एनिमल है? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल अलग अलग की नहीं? अलग अलग। डायोशियस वर्ड का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में दो तरह के लोग हैं। डाई मतलब क्या होता है? दो। ये टर्म कहती है पॉपुलेशन में कितनी तरह के लोग हैं? दो। अगर दो तरह के लोग हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक मेल और एक फीमेल। वहीं पर अगर मान लो पॉपुलेशन में सारे एक जैसे ही होते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है? मोनोशियस। उल्टे टर्म क्या है? मोनोशियस। तो हमने कहा कि ये डायोशियस है, तो डायोशियस होने का मतलब है सेक्स सेपरेट है कि नहीं? तो अपन ने कहा कि यहां पर सेक्सेस आर सेपरेट। तो कॉकरोच के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसलिए हमने एनिमल को क्या कहा है कि ये कैसा है? डायोशियस। अब डायोशियस के बाद अगली बात देखें। अब हमने कहा कि क्या हम मेल और फीमेल को बाहर से देख करके पहचान सकते हैं? कैसे पहचानोगे? मेल के अंदर विंग्स एब्डोमेन से लंबे की छोटे, और मेल के अंदर क्या पाया जाता है? एनल स्टाइल। तो मैं क्या कहूं कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है कि नहीं? तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि आप मेल और फीमेल को बाहर से देख करके पहचान सकते हैं।
तो आपने कहा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बाद पहले हम बात कर लेते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल में अपने को क्या क्या दिखने वाला है। आप समझो एक जरूरी बात, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम किधर था, वेंट्रल की डॉर्सल? किधर था, वेंट्रल साइड पे ना। हमारा किधर होता है, डॉर्सल पे। जब भी आप किसी भी एनिमल का डिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहला नियम होता है कि एनिमल के नर्वस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या है, एनिमल का नर्वस सिस्टम को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पर है, तो इसलिए कोई भी ऑर्गन, वो भले ही हमारी बॉडी में एकदम डॉर्सल क्यों ना हो, पर डॉर्सल साइड से आप बॉडी कैविटी को काट नहीं सकते हैं। क्या डॉर्सल साइड से कभी ऑपरेट करेंगे, नहीं। अब ठीक है, स्किन पे कोई फूड़ा फुंसी है तो बात अलग है, वो तो आप जहां होगा वहीं करोगे। पर अगर इंटरनल ऑर्गन के मामले में काम करना है, जहां आपको बॉडी वॉल को काटना पड़ेगा, तो क्या हमारे मामले में ये काम कभी भी डॉर्सल साइड से किया जाता है, नहीं। इसीलिए जब आप ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए किसी पर्सन को देखते हैं, तो आपको जो ऑर्गन राइट में दिख रहा है, वो उस पर्सन का तो लेफ्ट है ना। बात समझ में आई? तुम्हें जो ऑर्गन अपने रेफरेंस से राइट दिखाई दे रहा है, वो उस पर्सन का क्या है, लेफ्ट। तो मतलब जब भी अगर ह्यूमन में किसी डायग्राम की बात आए, आपको लेफ्ट राइट देखना हो, तो सबसे आसान तरीका है कि एनसीईआरटी के डायग्राम को उठाओ, अपने साथ रखो, और फिर इसके बाद देखो कि अब इसमें से राइट कौन और लेफ्ट कौन है। वहीं पर, क्योंकि कॉकरोच एक नॉन कॉर्डेट है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पर है, तो मान लो कॉकरोच अगर ऐसे चलता है और आपको डिसेक्ट करना है, तो नर्वस सिस्टम यहां है ना, तो हम कॉकरोच को ऐसे ही पिन लगाते हैं और ऐसे ही पिन लगा के अपन काटेंगे। तो इसकी वजह से अब जो कॉकरोच का राइट होगा वो आपको राइट ही दिखेगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ही दिखेगा। बात समझ में आई? कॉकरोच में जो राइट होगा वो राइट ही दिखेगा, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ही दिखेगा। जबकि हमारे मामले में ये चीज दिखाई देगी उल्टी। ऐसे ही अगर हम मेढक में बात करें तो भी उल्टी दिखाई देगी, क्योंकि मेढक भी कॉर्डेट है। उसके अंदर भी आप जब डिसेक्शन करेंगे तो वेंट्रल साइड की तरफ से करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले इसके अंदर टेस्टिस पाए जा रहे हैं, जो कि कौन से सेगमेंट में है, 4 से लेकर के 6। सेगमेंट कौन कौन सा, 4 to 6। बोलो 4 to 6 थोरेसिक सेगमेंट या एब्डोमिनल? कौन सा होना चाहिए, एब्डोमिनल। तो अपन ने कहा 4 से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस का जो है नंबर कितना है, 1 पेयर है। हर एक टेस्टिस लगभग 3 से 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। तो ये आपको कहानी कुछ ऐसे करके दिखती है। तो यहां पर ये अपन ने कहा कि ये क्या होगा, इसके अंदर टेस्टिस। ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस की स्पेलिंग में अगर आप TES लिखते हैं तो ये सिंगुलर होता है। अगर आपने TES लिखा तो ये होता है प्लूरल। TES क्या होता है, सिंगुलर। और अगर TES लिखा जाए तो ये होता है प्लूरल। मतलब अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक। तो टेस्टिस के बारे में हमने कहा कि इनका नंबर कितना है, कौन से सेगमेंट में है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो ये 4 से लेकर के 6 तक एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। तो 4 से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है एनिमल की टेस्टिस। ऑब्वियस सी बात है, टेस्टिस का काम क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या बनाता है, स्पर्म बनाएगा टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है, यहां से एक डक्ट निकलेगी। जो डक्ट निकल रही थी उसको नाम क्या दिया था आपने, वास्ट डिफरेंस ना। हालांकि वास्ट डिफरेंस में लूप होते हैं, पर ये लूप हम डायग्राम में अभी नहीं बना रहे, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं।
तो हमने कहा कि यहां से अब कौन निकला? वास डिफरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा? वास डिफरेंस कहा। तो ये जो वास डिफरेंस है इसका नंबर भी कितना हुआ? 1 पेयर। और काम क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना काम किसका है? वास डिफरेंस का। अब जरा देना ध्यान, ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाकर के ओपन हुई एक स्ट्रक्चर में जिसको हम नाम देते हैं सेमाइनल वेसाइकिल। क्या नाम दिया? सेमाइनल वेसाइकिल। और फिर यहां जो सेमाइनल वेसाइकिल है यहां से अब एक डक्ट बाहर निकलती है जिसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर। तो अब मैंने कहा कि दोनों जब जाकर के वास डिफरेंस मिले तो ये ओपन किसके अंदर हुए? सेमाइनल वेसाइकिल में। तो ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकिल, जो अभी हमें डायग्राम में नहीं दिख रही थी। और क्यों नहीं दिख रही थी वो भी बात करेंगे। तो सेमाइनल वेसाइकिल का काम है कि ये करता है स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहां पे स्पर्म का स्टोरेज होगा और मैच्योरेशन होता है। तो स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म किसका काम है? सेमाइनल वेसाइकिल का काम है। सेमाइनल वेसाइकिल से जो डक्ट बाहर निकली उस डक्ट को नाम क्या देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट यहां बाहर निकल रही है इसको नाम दिया इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को आपने कहा मेल गोनोपोर। और ये जो मेल गोनोपोर था ये एनएस के डॉर्सल साइड में था या वेंट्रल? वेंट्रल था ना। तो अपन ने कहा था इट वॉज वेंट्रल टू एनएस। तो एनएस के वेंट्रल साइड पर क्या पाया जाता है? मेल गोनोपोर। अभी तक इतनी बात हमें समझ में आई। अब देखिए यहीं पर ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है इसके पास यहां एक ग्लैंड पाई जाती है। तो ये ग्लैंड है और ये एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन हो रही है। तो ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को मैं यहां नाम दूंगा फैलिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है? फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड के लिए हमारे पास एक और नाम भी होता है, इसे कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं। तो फैलिक ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड है जो कि एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हुई। क्या अभी तक ये बात हमें समझ में आ रही है? अब देखिए टेस्टिस खत्म कौन से सेगमेंट में हुए थे? छठवें में। छठवें और सातवें सेगमेंट में एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मशरूम ग्लैंड। इस मशरूम ग्लैंड के अंदर दो तरीके की डक्ट पाई जाती हैं। एक तो इसमें अंदर की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर पाई जाते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल। कौन पाई जाती है अंदर की तरफ? स्मॉल ट्यूब्यूल। साइज इनका छोटा है। इस मशरूम ग्लैंड के अंदर दो तरीके की डक्ट पाई जाती हैं। एक तो इसमें अंदर की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर पाई जाते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल। कौन पाई जाती है अंदर की तरफ? स्मॉल ट्यूब्यूल। साइज इनका छोटा है इसलिए आप क्या बोलते हैं? स्मॉल ट्यूब्यूल कह देते हैं। और स्मॉल ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ जब आप बात करते हैं तो यहां पर अब पाई जाती हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल। यहां बाहर की तरफ कौन मौजूद है? लॉन्ग ट्यूब्यूल। अब अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने ये मशरूम ग्लैंड बनाई तो इसको बनाते ही सेमाइनल वेसाइकिल नीचे छिप गई और फैलिक ग्लैंड का जो डक्ट वाला पार्ट था ये डक्ट वाला पार्ट भी नीचे छिप गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेमाइनल वेसाइकिल के डॉर्सल साइड पर थी मशरूम ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकिल के डॉर्सल साइड पे कौन थी? मशरूम ग्लैंड।
मशरूम ग्लैंड में बाहर की तरफ जो पाई गई इनको हमने कहा लॉन्ग ट्यूब्यूल, और अंदर की तरफ जो है इन्हें कहा जाता है स्मॉल ट्यूब्यूल। तो ये अंदर की तरफ कौन हुए? स्मॉल ट्यूब्यूल, बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल, और दोनों को मिला करके हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए कहा क्योंकि ये स्ट्रक्चर केवल इंसेक्ट्स के अंदर ही पाई जाती है, तो इसीलिए क्या कहा इसे? कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट के अंदर है? तो ये 6 to 7 सेगमेंट के अंदर पाई जा रही है। तो ये यहां पर ये बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इधर देखो, ये जो यहां पर मेल गोनोपोर है, इस मेल गोनोपोर को सराउंड करते हुए यहां पर एक तो मौजूद होता है राइट फेलोमियर, यानी कि ये स्ट्रक्चर किधर आ गई? मेल गोनोपोर के राइट पे। एक होता है लेफ्ट फेलोमियर जो साइज में कंपेटिबली ज्यादा बड़ा सा रहेगा, हम कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। और एक होता है वेंट्रल फेलोमियर। एक कौन सा हुआ? वेंट्रल फेलोमियर। कहानी को समझो। मान लो ये मेल गोनोपोर है, ध्यान से देखना। लेट्स से कॉकरोच ऐसे करके है, आपको हाइंड एंड दिखाई दे रहा है, ठीक? ये कॉकरोच के पैर नीचे की तरफ है। अगर ये मेल गोनोपोर है तो इसके डॉर्सल साइड पर एनएस मौजूद है, मतलब डॉर्सल साइड तो कवर हो गई ना। अब साइड कौन कौन सी बची? लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। कौन कौन सी साइड बची आपके पास? लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। तो ये जो साइड्स बची, यहां पे कुछ काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और इन काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स को ही हम नाम क्या देते हैं? गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। तो ये अपन ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको मैंने यहां कहा कि ये है गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। अभी मैंने आपको कहा था सीडोपेनिस और टिटिलेटर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? लेफ्ट फेलोमियर का। तो लेफ्ट फेलोमियर के साथ चाहो तो एनसीईआरटी में लिख देना लार्जेस्ट। तीनों फेलोमियर में से सबसे बड़ा होता है लेफ्ट फेलोमियर, और इसी लेफ्ट फेलोमियर में मार्क कर लेना कि इसी के अंदर सीडोपेनिस और टिटिलेटर नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। डन। अब जरा बात थोड़ी सी और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी शुरू हुई थी टेस्टिस से। की तरफ में अगर ये मेल गोनोपोर है तो इसके डॉर्सल साइड पर एनएस मौजूद है, मतलब डॉर्सल साइड तो कवर हो गई ना। अब साइड कौन कौन सी बची? लेफ्ट, राइट, वेंट्रल। कौन कौन सी साइड बची आपके पास? लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। तो ये जो साइड्स बची, यहां पे कुछ काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स पाई जाती हैं, और इन काइटिनस एसिमेट्रिक प्लेट्स को ही हम नाम क्या देते हैं? गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। तो ये अपन ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको मैंने यहां कहा कि ये है गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। अभी मैंने आपको कहा था सीडोपेनिस और टिटिलेटर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? लेफ्ट फेलोमियर का। तो लेफ्ट फेलोमियर के साथ चाहो तो एनसीईआरटी में लिख देना लार्जेस्ट। तीनों फेलोमियर में से सबसे बड़ा होता है लेफ्ट फेलोमियर, और इसी लेफ्ट फेलोमियर में मार्क कर लेना कि इसी के अंदर सीडोपेनिस और टिटिलेटर नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं।